Good morning, students. Welcome to again our YouTube channel. Today we have discussed the lecture 8, B Pharma first semester, B Pharma first year, second semester, biochemistry subject. स्टूडेंट आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। और हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स अटैच किए हैं जो आज हम लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पीआई कपल्ड विद द ईटीसी इज नोन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जो एटीपी को एडीपी में मतलब एटीपी का सिंथेसिस एडीपी में करे और इनऑर्गेनिक फास्फेट मॉलिक्यूल क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करे, जाकर के जुड़ जाए, मतलब उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, मतलब एडीपी से एटीपी का बनना और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम से जुड़ना क्या कराएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। नेक्स्ट पॉइंट कॉम्प्लेक्स 5, ये कॉम्प्लेक्स 5 किसकी बात हो रही है, ईटीसी में 5 कॉम्प्लेक्स थे। कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। मतलब जो कॉम्प्लेक्स 5 था उस प्रोसेस उसी साइट में ये प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ईटीसी। कौन कौन सा साइट है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के, तो पहली साइट है, देयर आर 3 रिएक्शन ऑफ ईटीसी दैट रिजल्ट इन द साइट ऑफ 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स। पहला है ऑक्सीडेटिव ऑफ FnNH2 बाय कोएंजाइम Q। आप ईटीसी अगर आपको याद होगा तो ये टॉपिक बहुत इजी समझ में आएगा। कौन कौन साइट है, FmNH2 साइट पहली है। दूसरी ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम बाय साइटोक्रोम C1, मतलब साइटोक्रोम में जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो तब। और तीसरा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिएक्शन, मतलब जब साइटोक्रोम में कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो तो। ईच वन ऑफ द अबव रिएक्शन रिप्रेजेंट अ कपलिंग साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। मतलब ये जो तीनों साइट है ये इसमें ये बताता है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स की कपलिंग क्या होगी, इसी साइट पे होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगा उसमें जो ऑक्सीडेटिव फास्फोर मतलब ऑक्सीडेशन होगा या फॉस्फेट ग्रुप ऑक्सीडेशन होगा, किसमें होगा, इन्हीं सब साइट्स पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जेटिक ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, मतलब कितने एनर्जी मॉलिक्यूल है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेडॉक्स फिर NAD ये मतलब सब वैल्यू दी है, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी हो रही है, 52 कैलोरी प्रति मोल एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। फिर the 3 ATP are synthesized in the ETC when NADH is oxidized which equals to 21.9 किलो कैलोरी। मतलब कहने का है कि जब 3 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है तो कितने कैलोरी हो रही है, 21.9 कैलोरी की एनर्जी क्या कर रही है इसमें, रिक्वायर्ड हो रही है। मतलब कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है, तो पहले तो हम बताएंगे अगर रिडक्शन होगा दोनों में बीच तो 52 किलो कैलोरी, और अगर सिंथेसाइज होगा ईटीसी का तो कितना 42% मतलब परसेंट कैलोरी चाहिए, फिर 21.9 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब अगर 2 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तो हम क्या बताएंगे, 21.9 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, क्या क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है। Several hypotheses have been put forth that explain the process of oxidative phosphorylation. Among the most important, मतलब 4 रूल हैं जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की मैकेनिज्म को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पहला है केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस। हम कोई एक ही रूल पढ़ेंगे जिससे हम क्या करेंगे, उस आसानी से उसकी मैकेनिज्म, मतलब सबने मैकेनिज्म बताया है लेकिन सबने अलग अलग बताया है। तो अगर केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस से हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की,
तो क्या पढ़ रहे हैं इसको, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? एडवर्ड स्लेटर ने 1953 में केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस की डिस्कवरी की थी। According to this, during electron transfer in respiratory chain, a series of phosphorylated high energy intermediates are first produced which are utilized by the synthesis of ATP. मतलब क्या कर रहा है इनकी मैकेनिज्म में, ये कह रहा है केमिकल कपलिंग में, इनके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है रिस्पायरेटरी चेन में, तो क्या होता है वहां एक ही सीरीज के फास्फेट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। कब? जब जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है या फिर जब एटीपी का सिंथेसिस हो रहा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, दिस रिएक्शन आर एनालोगस टू सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक ग्लाइकोलिसिस और टीसी से। याद होगा जब हमने टीसी साइकिल बताया था, बोला था वहां से जो भी एक्स्ट्रा एंजाइम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में और एनर्जी के फॉर्मेशन को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ भी है। However, this hypothesis lacks experimental evidence since all attempts so far to isolate any one of the high energy intermediates had not been successful. कहने का मतलब इसमें केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस में क्या कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि एनर्जी का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है या कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर इसमें ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो केमिकल कपलिंग ने ये बताया 1953 में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है रेस्पिरेटरी चेन में, तो वहां क्या होती है, सीरीज ऑफ जो फॉस्फेट ग्रुप होती है वो क्या करती है, हाई एनर्जी रिक्वायर करती है और वो क्या करती है, एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करती है एनर्जी की, और वो एटीपी के सिंथेसिस में वर्क करता है। जब एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी तो उससे कोई एक सबस्ट्रेट रिलीज होगा जो क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस या फिर टीसी साइकिल में वर्क करेगा। जब ग्लाइकोलिसिस ऑफ टीसी जब वो वर्क करेगा तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीडेशन जो है या फिर लैक नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने में या फिर एनर्जी रिलीज होने में, एनर्जी का फॉर्मेशन होने में। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो सक्सेसफुल फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट बात हो रही है, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट बात हो रही है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। पहला हमने पढ़ा केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात हो रही है। कीमो हाइपोथेसिस इसको पीटर माइकल ने डिस्कवर किया था 1961 में एंड वाइडली एक्सेप्टेड। मतलब ये ऐसा था, ये थ्योरी ऐसी थी जो पूरी जितने भी ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन प्रोसेस हो रहे हैं जितने मैंने सब में ये थ्योरी काम करती है। इन्होंने ये बताया था, इट एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द रेस्पिरेटरी चेन इज इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। इन्होंने ये बताया था कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करता है, रिस्पायरेटरी प्रोसेस में एनर्जी को यूटिलाइज करता है और वो मतलब एटीपी प्रोड्यूस करता है किससे, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट्स और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है। प्रोटॉन ग्रेडियंट, द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल ऑफ प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन। मतलब क्या करता है, जब इसमें एनर्जी वो क्या कर यूटिलाइज कर रहा था तो वहां क्या हो रहा था, H+ मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था और OH मॉलिक्यूल रिलीज, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। मतलब वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का ट्रांसफर हो रहा था। ठीक, द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट इज कपल्ड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो क्या करता है, प्रोटॉन से कंबाइन करता है इसमें अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस वेयर पंपिंग ऑफ प्रोटॉन रिजल्ट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। मतलब कि जो ईटीसी से मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट से कंबाइन होकर के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया या पूरे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या कर रहा है, एक इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का फॉर्मेशन कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो स्पेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन की पंपिंग मतलब प्रोटॉन को जनरेट करने में मदद कर रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, सिंथेसाइज होगा, फिर एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। फिर दिस इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मोर, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्यादा H+ आयंस उसमें क्या कर दिया, कपल हो गया, उस माइटोकॉन्ड्रियम ज्यादा H+ आयन कपल
हो गया। तो इससे क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द रेस्पिरेटरी चेन, इससे क्या होगा एटीपी की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, होगी। ठीक, ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम देखिए, जो वहां वर्ड में था यही इसमें बताया है। नेक्स्ट है रोटेटरी एंड मोटर मॉडल। रोटेटरी एंड मोटर मॉडल देख रहा है कि इसको पाउल बोर इन 1964 में इसकी डिस्कवरी की थी, रोटेटरी की। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज बोयर हाइपोथेसिस या रोटेटरी मॉडल इंजन, ड्राइविंग मॉडल या बाइंडिंग चेंज मॉडल इसको कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कंफर्मेशनल चेंज दिया था कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन का ट्रांसफर होता है वो क्या करता है, एटीपी की सिंथेसिस में मदद करते हैं, मतलब एटीपी एनर्जी एनर्जी फॉर्म करने में मदद करते हैं। द एंजाइम एटीपी सिंथेसिस F1 एंड F0 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स 5, मतलब कॉम्प्लेक्स 5 में एक F1 एक F0 प्रेजेंट होता है, उसी से क्या होता है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अगर शॉर्ट में आए तो ये मैकेनिज्म हम बता देंगे वहां। ठीक है, ये मैकेनिज्म क्या करेंगे वहां लिख देंगे। देखिए ये देखिए डायग्राम में दिखा गया टीबी रोटेटरी मोटर मॉडल, ये रोटेटरी है और ये मोटर मॉडल, मतलब ये रोटेट करता है ये, और ये मोटर मॉडल मतलब एक मोटर की तरह जैसे क्या कहा गया है, रोटेटरी और मोटर मॉडल कहा गया है। एटीपी की सिंथेसिस यहाँ हो रही है। एंजाइम सिस्टम फॉर एटीपी सिंथेसिस, कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं एटीपी सिंथेसिस लिए। एटीपी सिंथेसिस इन द कॉम्प्लेक्स 5 यूटिलाइज द प्रोटीन ग्रेडियंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी, मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो F1 और F0 प्रेजेंट है उससे क्या करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है। दिस एंजाइम आल्सो नोन एज एटीपीएज, इस एंजाइम कौन सा एंजाइम बोलते हैं, एटीपीएज बोलते हैं, सिंस इट कैन हाइड्रोलाइज एटीपी टू एडीपी। ATP synthesis complex enzyme and consists of two functional group, namely F1 and F0, जो भी हमने वहां बताया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ लॉलीपॉप इसको कहते हैं। इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कौन इनहिबिट कर सकता है, अनकपलर जिसको बोलते हैं। There are the certain compound that can uncouple the electron transport from oxidative phosphorylation. Such compound are called uncouplers. मतलब बता रहा है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को वही इनहिबिट कर सकते हैं जो अनकपलर होता है। अनकपलर मतलब जो दूसरे इलेक्ट्रॉन से बाइंड ना कर पाए, उनसे ना जुड़ पाए। तो बताया है कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बाइंड ना होने में मदद करते हैं, क्योंकि वो उससे अनकपल होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वो उसके साथ अटैच नहीं हो पाते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अनकपलर बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अनकपलर बोलते हैं। विच इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटॉन, मतलब जो क्या करता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। अब कौन ऐसा कंपाउंड है इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये कंपाउंड 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल इज एन अनकपलर। ये ऐसा कंपाउंड जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को अनकपल करने में हेल्प करता है। ये देखिए ओलिगोमाइसिन क्या होता है, ये सब ने यहाँ बताया, जो जो जितने भी अनकपलर इस टॉपिक में दिए गए हैं, समरी, ये समरी है इसकी। ठीक है, अब इसके बाद, अब ये टॉपिक इतना हो गया, मतलब अगर हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में हम क्या करते हैं, हमने बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेनली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। लेकिन ये भी जो ऑक्सीडेटिव जो ऑक्सीडेशन होता है ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है।
मेन स्टडी करना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का कि एटीपी मतलब एनर्जी का सिंथेसिस करना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना बाय द डिफरेंट मेथड्स। कैसे एनर्जी फॉर्म होती है, कौन प्रोटॉन कहाँ ज्वाइन करता है, कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्वाइन करता है, कौन किसको इनहिबिट करता है, कौन किस सिंथेसाइज करके क्या करता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट या एनर्जी सिंथेसाइज करता है। ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात देखिए, हमने इसीलिए क्वेश्चंस दे दिए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे दिए हैं इस टॉपिक से। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है वो हम डिफाइन बता दिया। विच इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, कौन सी साइट है उसमें दे रखा है। राइट नेम ऑफ साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इन ईटीसी, उस साइट के नेम लिखने होते हैं। राइट द एनर्जेटिक्स ऑफ ऑक्सीडेटिव, कितनी एनर्जी थी, 26.1 किलो कैलोरी थी। राइट 10 वर्ड्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, मतलब कोई एक मैकेनिज्म में थोड़ा सा बताना है। डिफाइन, ये सब क्या है, केमिकल कपलिंग ये भी मैकेनिज्म है, इसको डिफाइन करना है। ऑस्मोटिक ये भी मैकेनिज्म है, दो वर्ड में। जो डायग्राम था कीमो ऑस्मोटिक वो ड्रॉ करना है। रोटेटरी एंड मोटर मॉडल को बताना है। हु डिस्कवर रोटेटरी एंड मोटर मॉडल ये भी बता देना। ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें दिए गए। अगर आपको इस टॉपिक में और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्टली इसमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।